हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पुनः आपका इस महेंद्र सिंह संस्कृत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाषा को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए और एक सरल और सुनिश्चित नियमावली की होना परम आवश्यक है, और इस सरल सुनिश्चित नियमावली को ही हम व्याकरण कहते हैं। दोस्तों, आज हम व्याकरण के बारे में परिचय करेंगे। आज की जो ये क्लास है वो बहुत ही शानदार, बेसिक रूप से, और साथ में अपने जो भी छोटे मोटे जो बेसिक संबंधी जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम आपके सामने क्लियर होंगे। आज हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे कि व्याकरण जो शब्द है, उस व्याकरण शब्द की किन किन प्रत्यय और किन किन उपसर्गों से तथा किन किन क्रियाओं से उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट बात कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, व्याकरण कहते किसे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इस व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन सी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के बारे में हम विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक शब्द है, लिख देता हूं और अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। देखो, ये आपको बता दूं कि थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में तो इनमें से कम 2 3 3 4 4 प्रश्न आते हैं। रह गई बात आपकी 10th, 12th, 11th और 6 to 10th, समझ लो, उसमें उनका भेद संबंधी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप सोच नहीं सकते। देखिए, शब्द है बेटा व्याकरण। क्या है? व्याकरण। व्याकरण। ओके। अब इस शब्द के अंतर्गत कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, पहले हम उसको देखते हैं। देखो, इस व्याकरण शब्द के अंतर्गत एक उपसर्ग है जिसका नाम है वी, और वी के साथ दूसरा उपसर्ग है जिसका नाम है आंग। एक धातु है जिसका नाम है क्री, और इस क्री धातु में ल्युट प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो रूप बन जाता है व्याकरण। एक चीज बताऊं आपको मैं, आपका जो ये ल्युट प्रत्यय है, इस ल्युट प्रत्यय का एक सूत्र आता है युवार्णाकौ। इस सूत्र से इसका अनशेष रह जाता है। ठीक। दूसरी, आपका जो ये क्री धातु है, इस क्री धातु का जो ये शब्द है ये दिखाई नहीं दे रहा हो, यहां देख सकते हो, डुक्रिय, इसकी संज्ञा हुई, इसकी संज्ञा, इसका रह जाता शेष क्री। अब रूप इसका बन जाता है बेटा व्याकरण। लेकिन हमारा शब्द है व्याकरण, तो व्याकरण कैसे उत्पन्न हुआ? यहां डत्व प्रक्रिया होती है बेटा, डत्व प्रक्रिया। और डत्व प्रक्रिया के अंतर्गत एक सूत्र आता है जिसका नाम है अटकोपनाम व्यवसायपी। शुभ्याम उन्हें नहीं, अटकोपनाम व्यवसायपी। इस सूत्र से इस ने के स्थान पर हो गया ने, और तब आपका रूप बन गया व्याकरण। अब हमने इसमें व्याकरण शब्द की उत्पत्ति देखी। इसके बाद हम समझेंगे कि इस व्याकरण के अंतर्गत क्या परिभाषा है, अर्थात व्याकरण कहते किसे हैं, क्या होती है व्याकरण। तो मैं आपको एक संस्कृत में छोटी सी परिभाषा देता हूं। देखिए, व्याकरण की परिभाषा डस्टर किधर है? व्याक्रियन्ते किसे कहते हैं? व्याकरण। व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम।
व्यत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। क्या है? व्यत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। देखो इसके अंतर्गत दो चीजें हैं, दो शब्द हैं नए। एक तो है उत्पत्ति, उत्पत्ति, और एक है शब्द इसमें व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। उत्पत्ति क्या होती है, व्युत्पत्ति क्या होती है? उत्पत्ति का मतलब होता है, उत्पत्ति का मतलब होता है नया निर्माण, नया निर्माण। और व्युत्पत्ति का मतलब होता है नए निर्माण के नियम, नए निर्माण के नियम और नया निर्माण। कहने का मतलब जिस ग्रंथ के अंतर्गत या जिस शास्त्र के अंतर्गत व्युत्पत्ति और उत्पत्ति बताई जाए, ऐसे उस ग्रंथ को व्याकरण कहते हैं। मैंने आपको पहले बताई थी कि भाषा को स्थायी रखने के लिए सुनिश्चित नियमों का होना परम आवश्यक है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि व्याक्रियन्ति व्युत्पाद्यन्ते शब्दा शब्दा अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके अंतर्गत, जिस शास्त्र के अंतर्गत और जिस शास्त्र के माध्यम से व्युत्पत्ति बताई जाए और व्याकृति बताई जाए, व्युत्पत्ति और व्याकृति बताई जाए, अर्थात नए नियम की, नए शब्दों के नियम और तुम्हारे नए निर्माण जिस शास्त्र के अंतर्गत बताया जाए उसे कहते हैं बेटा व्याकरण। तो यहां तक कि आपका ये क्लियर होगा व्याकरण किसे कहते हैं, नए शब्दों के निर्माण के नियम और नया निर्माण। जैसे कि हम घर में चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या प्रक्रिया होती है? चाय बनाने की सबसे पहले अपन को पानी गर्म करना होता है, दूध इत्यादि, चीनी इत्यादि, इलायची, जो भी कुछ उसमें डालते हैं वो सारी चीज क्रमबद्धता से। दूसरी बात, जब चाय बन के तैयार हो गई तो वो हो गई आपकी, जब चाय बन के एकदम तैयार हो गई तो वो हो गया आपकी उत्पत्ति। और जो उसमें जो नियम लगाए हमने, सबसे पहले पानी गर्म किया, फिर चाय पत्ती डाली और फिर उसमें इलायची, मीठा आदि, दूध वगैरह इत्यादि जो डाला था वो क्रमबद्धता से डाला था, वो हुई इसका व्युत्पत्ति। तो हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जिस शास्त्र या ग्रंथ के अंतर्गत नए शब्दों के या शुद्ध शब्दों के निर्माण और क्या कहते हैं वो नया निर्माण, और नए निर्माण के लिए नए नियम, नए निर्माण के लिए जो नियम है और नया निर्माण जिस शास्त्र में बताया जाए उसे कहते हैं बेटा व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत, इस व्याकरण के अंतर्गत जो परंपराएं हैं, महत्वपूर्ण जो परंपराएं हैं, वो कौन कौन सी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे और हमारा इसी के साथ बेस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अब आप हेडिंग डाल लीजिए, व्याकरण की परंपराएं। व्याकरण, व्याकरण की परंपरा, व्याकरण की परंपरा, व्याकरण की परंपरा। व्याकरण की परंपरा के अंतर्गत हम देखें तो व्याकरण की परंपरा के अंतर्गत दो परंपराएं सम्मिलित होती हैं। कितनी परंपराएं? दो परंपरा। दो परंपराओं के अंतर्गत हम इस समस्त व्याकरण की परंपरा को देखते हैं। नंबर एक, पहली परंपरा है, पहली परंपरा है बृहस्पति परंपरा, बृहस्पत्य, बृहस्पत्य दूसरा नाम इसका बृहस्पति, या हम कह सकते हैं इसको इंद्र स्कूल, इंद्र स्कूल, इंद्र स्कूल, इंद्र स्कूल कह सकते हैं, बृहस्पति परंपरा। और दूसरी परंपरा है बेटा माहेश्वरी, माहेश्वरी परंपरा, या इसको अपन कह सकते हैं पाणिनीय, पाणिनीय स्कूल, पाणिनीय स्कूल। दो परंपरा है व्याकरण के अंतर्गत।
नंबर पहली परंपरा है बृहस्पति परंपरा और नंबर दूसरी परंपरा है माहेश्वरी परंपरा। अब हम पहली परंपरा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप पहली परंपरा डाल सकते हैं बृहस्पति परंपरा। नंबर एक परंपरा है बृहस्पत्य परंपरा। बृहस्पत्य परंपरा, देखो बृहस्पत्य परंपरा के अंतर्गत क्या हुआ बेटा, बृहस्पत्य परंपरा के अंतर्गत जो व्याकरण का ज्ञान था ना, वो व्याकरण का ज्ञान ब्रह्मा जी के लिए था और ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को दिया अपने पुत्र बृहस्पति के लिए। बृहस्पति ने उस व्याकरण के ज्ञान को दिया इंद्र के लिए। इंद्र ने अग्नि वरुण यम आदि ऋषियों के लिए दिया और फिर ऋषियों के लिए, और ऋषियों ने दिया ब्राह्मणों के लिए, और तब ये व्याकरण का ज्ञान प्रचलन में आया। तो देखिए इसकी श्रृंखला कैसे है। बृहस्पति परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले ब्रह्मा जी, व्याकरण का ज्ञान किसके पास था, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने इस व्याकरण के ज्ञान को दिया बृहस्पति के लिए। बृहस्पति के लिए बृहस्पति ने इस व्याकरण के ज्ञान को दिया इंद्र के लिए। इंद्र ने इस व्याकरण के ज्ञान को दिया अग्नि वायु यम आदि के लिए, और इन्होंने इस व्याकरण के ज्ञान को दिया ऋषियों के लिए, और बेटा ऋषियों ने इस व्याकरण के ज्ञान को दिया ब्राह्मणों के लिए, और फिर ब्राह्मणों से आगे ये प्रचलन में हुआ था। श्रृंखला देख लीजिए। पहले सबसे पहले ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र, अग्नि, वायु, यम इत्यादि ऋषि, और फिर ब्राह्मणों ने। इस प्रकार से इस व्याकरण का ज्ञान आगे अग्रसर हुआ। अब देखिए इस बृहस्पति जो परंपरा है, इसमें या कह सकते हैं आप जो इंद्र स्कूल है, इसमें क्या समस्याएं थी और क्या दिक्कत थी, टॉपिक बाय टॉपिक आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ये सबसे पहली परंपरा थी, सबसे पहली परंपरा थी, इसलिए इसको आदि परंपरा कहते हैं। नेक्स्ट बात, आदि परंपरा कहते हैं ये इस व्याकरण के प्रथम जो प्रवक्ता माने जाते हैं वो बृहस्पति माने जाते हैं। नेक्स्ट कि प्रथम इसके जो प्रथम व्याकरणाचार्य हैं या व्याकरण है वो इंद्र को कहा समझा जाता है। इंद्र ने इस बृहस्पति परंपरा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसको कहते हैं इंद्र व्याकरण। उस इंद्र व्याकरण के अंतर्गत लगभग 1 लाख श्लोक थे, और श्लोक नियम 1 लाख नियम थे, और उस नियम वो इंद्र व्याकरण लगभग पाणिनीय व्याकरण से 25 गुना बड़ी थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट अपन नोट कर लेते हैं। नंबर 1, इस परंपरा को आद्य परंपरा या फिर कह सकते हैं इसको आदिमा परंपरा कहते हैं। पहला फैक्ट क्या हुआ, इस परंपरा को क्या कहते हैं, आद्य परंपरा या फिर आदिमा परंपरा कहते हैं। दूसरी बात हुई बेटा कि इस परंपरा के अंतर्गत, इस परंपरा यानी बृहस्पति परंपरा के, इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि अपन को, इस परंपरा के अंतर्गत जो प्रथम प्रवक्ता थे व्याकरण के, प्रथम प्रवक्ता किसको माना गया है, बृहस्पति को माना गया है। बृहस्पति को माना गया है। इस परंपरा के अंतर्गत प्रथम प्रवक्ता के रूप में कौन, बृहस्पति। नेक्स्ट, इस परंपरा में प्रथम वैयाकरण का मतलब होता है व्याकरण को जानने वाला। वैयाकरण इंद्र को माना गया। इस परंपरा के अंतर्गत प्रथम वैयाकरण इंद्र को माना गया। वैयाकरण का अर्थ जानते हो, व्याकरण को जानने वाला। ओके, व्याकरण को जानने वाला। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आएगा कि
अब प्रथम व्याकरण कौन हो गया? इंद्र। अब बेटा इंद्र ने इस परंपरा के अंतर्गत एक ऐन्द्र व्याकरण लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था ऐन्द्र व्याकरण। लिख देते हैं ऐन्द्र द्वारा एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था ऐन्द्र व्याकरण। ऐन्द्र व्याकरण, इंद्र के द्वारा एक ऐन्द्र व्याकरण लिखा था। जो बेटा इस जो ऐन्द्र व्याकरण थी ना, वो उसमें लगभग 1,00,000 नियम, 1,00,000 नियम थे। 1,00,000 क्या थे? नियम। तथा इसमें ये जो ऐन्द्र व्याकरण थी ये आपके लगभग पाणिनीय व्याकरण से और 25 गुना बड़ी थी। 25 गुना बड़ी थी। ऐन्द्र जो व्याकरण थी वो पाणिनीय व्याकरण से कितनी गुना बड़ी थी? 25 गुना। नेक्स्ट पॉइंट इनमें देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस परंपरा में बेटा इस परंपरा में और शब्दों का, इस परंपरा में शब्दों का प्रतिपद पाठ किया गया। प्रतिपद पाठ किया गया, शब्दों का प्रतिपद पाठ किया। अतः ये इसके जो नियम थे ना बहुत ही कठिन थे। अतः इसके नियम बहुत ही कठिन थे। ओके, इस परंपरा में शब्दों का प्रतिपद पाठ किया गया। अतः इसके जो नियम थे ना बहुत ही क्लिष्ट थे, बहुत ही कठिन थे। इस परंपरा को कातंत्र भी कहते हैं। कातंत्र भी कहते हैं। इस परंपरा को कातंत्र भी कहते हैं। एक बार और रिवर्स कर लीजिए। पहली परंपरा है बृहस्पति परंपरा या बृहस्पति परंपरा, या इसको बोल सकते हैं अपन इंद्र स्कूल। इस परंपरा में क्या हुआ? इस परंपरा के अंतर्गत इसको हम इंद्र स्कूल भी लिख सकते हैं, इंद्र स्कूल। ओके, इस परंपरा में सबसे पहले देखो ये सबसे पहली परंपरा थी, इसलिए इसको आद्य परंपरा कहते हैं या आदिम परंपरा कहते हैं। दूसरी बात कि इस परंपरा के अंतर्गत प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति को माना गया। तीसरी बात, इस परंपरा के अंतर्गत प्रथम जो व्याकरण है, व्याकरण को मैंने अर्थ पहले बताया, व्याकरण में होता है व्याकरण को जानने वाला, इंद्र को माना गया। इंद्र के द्वारा एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा गया जिसको कहते हैं इंद्र व्याकरण, और वो इंद्र व्याकरण पाणिनीय व्याकरण से 25 गुना बड़ी थी। उसमें लगभग 1,00,000 श्लोक थे। दूसरी बात, नेक्स्ट, इस परंपरा में शब्दों का प्रतिपाद किया गया। अतः इसमें बहुत ज्यादा क्या थी? कठिनता थी, बहुत ज्यादा कठिनता थी। और इस परंपरा को कातंत्र भी कहते हैं। इस परंपरा को क्या कहते हैं? कातंत्र। क्या कहते हैं? कातंत्र। अब सुनिए, इस परंपरा की कठिनता को दूर करने के लिए, इस परंपरा की कठिनता को दूर करने के लिए माहेश्वरी परंपरा प्रचलन में आई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे माहेश्वरी परंपरा। तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो और अगली परंपरा डाल सकते हैं, माहेश्वरी परंपरा। मैं इसको साफ कर देता हूं। ओके, आप इन फैक्टों को अच्छी तरह से याद करते रहना, फेरते रहना, क्योंकि ये बेस है। और मैं बता दूं, जब बेस हमारा कमजोर होता है ना तो अगली प्रक्रिया हल्की चलती है। इसलिए अपना बेस इस तरह से मजबूत कीजिए कि आगे चल के किसी प्रकार की कोई परेशानी ही नहीं आए। देखिए, नेक्स्ट परंपरा डालिए बेटा, नेक्स्ट परंपरा डालिए माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा, जिसका दूसरा नाम क्या है?
पाणिनीय स्कूल। क्या है? पाणिनीय स्कूल। अब इस परंपरा के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, पहला फैक्ट समझिए इसका। नाम से ही द्योतक हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि ये परंपरा कैसी है? माहेश्वरी परंपरा। चूंकि इस परंपरा में आचार्य पाणिनि जी ने, भगवान पाणिनि जी ने और माहेश्वर सूत्रों के आधार पर व्याकरण को प्रचलन में किया, इसलिए इसको माहेश्वरी परंपरा कहते हैं। नेक्स्ट बात, माहेश्वर सूत्रों के द्वारा पाणिनि जी को ज्ञान हुआ किसका? व्याकरण का, इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्या? माहेश्वरी परंपरा। अब इस अंक के अंतर्गत व्याकरण के नियम थे, सूत्र थे, अतः इसे नियम परंपरा भी कहते हैं। तीसरी बात, इस परंपरा में भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त नत्वावसाने नटराज राजो, इस तरह से माहेश्वर, इस परंपरा के अंतर्गत 14 सूत्र, माहेश्वर सूत्र, और लगभग 3978 सूत्रों के आधार पर एक ग्रंथ लिखा था पाणिनि जी ने, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। ये सारे फैक्ट अपन लिखते हैं एक एक करके। देखिए, नंबर 1 फैक्ट लीजिए। इस परंपरा के प्रवक्ता और किसको माना जाता है? इस परंपरा के प्रवक्ता भगवान शंकर को माना गया है। इस परंपरा के जो प्रवक्ता है, जो भगवान शंकर को माना गया है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न सूत्रों पर और पाणिनि जी ने व्याकरण का ज्ञान दिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि माहेश्वर सूत्रों के द्वारा इस परंपरा में माहेश्वर अर्थात माहेश्वर में भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त माहेश्वर सूत्रों, इस परंपरा के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों के द्वारा और आचार्य पाणिनि लिखते हैं, आचार्य पाणिनि जी ने और व्याकरण का ज्ञान दिया था। इस परंपरा में और माहेश्वर सूत्रों के द्वारा आचार्य पाणिनि ने व्याकरण का ज्ञान दिया था। अतः इसे माहेश्वरी परंपरा कहते हैं। इसे माहेश्वरी परंपरा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस परंपरा में माहेश्वर सूत्रों के द्वारा और आचार्य पाणिनि जी ने व्याकरण का ज्ञान दिया था, इसलिए इसको कहते हैं माहेश्वरी परंपरा। इसके अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान नियम और सूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में, इस परंपरा में व्याकरण का जो ज्ञान था ना, व्याकरण का ज्ञान नियम एवं सूत्रों के द्वारा दिया गया। नियम एवं सूत्रों के द्वारा दिया गया। ओके,
इस परंपरा में व्याकरण का ज्ञान पाणिनि ने नियम और सूत्रों के द्वारा दिया गया। अतः इसे सूत्र परंपरा या फिर नियम परंपरा भी कहते हैं। इस परंपरा के अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान पाणिनि जी ने सूत्रों के आधार पर दिया था, इसलिए इसको सूत्र परंपरा और नियम परंपरा भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इस परंपरा के आधार पर इस परंपरा के 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वाले जो बालक देख रहे हैं ना, वो अपना बेस कंप्लीट करके समझना। अब यहाँ से आगे जो क्लासें आएंगी ना, वो सिर्फ बहुत बढ़िया तरह से आपके लेवल की आएंगी। इस परंपरा के अंतर्गत 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर 14 माहेश्वर सूत्रों के एवं 3978 सूत्रों के आधार पर याद रखिएगा। इस परंपरा के अंतर्गत 14 तो माहेश्वर सूत्र और 14 माहेश्वर सूत्रों के एवं 3978 सूत्र, यह सूत्र ये अलग हैं, ये माहेश्वर सूत्र अलग हैं। सूत्रों की संख्या बोले तो 3978 और माहेश्वर सूत्रों की संख्या बोले तो 14। आधार पर और आचार्य पाणिनि जी ने और एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, एक व्याकरण ग्रंथ जिसका नाम था बेटा अष्टाध्यायी। इस परंपरा में महर्षि पाणिनि ने, आचार्य पाणिनि जी ने 14 माहेश्वर सूत्र और 3978 सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टानाम अध्यानाम समाहरे इति। कौन समास? संख्या पूर्वो द्विगु समास। अष्टाध्यायी लिखा था। ठीक, अब सुनिए, इस परंपरा में एक नया फैक्ट है। इस परंपरा में पाणिनि नेक्स्ट प्लस कात्यायन जिनका दूसरा नाम वाररुचि प्लस पतंजलि 3 मुनि हुए थे, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। इन्होंने अलग अलग से अपने व्याकरण का ज्ञान दिया अपने ग्रंथों के माध्यम से। इन तीनों मुनियों को कहते हैं बेटा त्रिमुनि। क्या कहते हैं? त्रिमुनि। कोई दिक्कत नहीं। इस परंपरा में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि 3 प्रसिद्ध आचार्य हुए, व्याकरणाचार्य हुए। इन तीनों मुनियों को, इन तीनों ऋषियों को त्रिमुनि कहा जाता है। दूसरा फैक्ट, इस परंपरा में पाणिनि ने लिखा था क्या? अष्टाध्यायी। कात्यायन ने क्या लिखे बेटा? वार्तिक। इधर पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी। कात्यायन ने क्या लिखा? वार्तिक। पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। इन तीनों को किनको? अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य, तीनों को तदुक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तदुक्ति। इन तीनों को कहा जाता है तदुक्ति।
पूरा पूरा देखिए दोबारा से। माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत इसको पाणिनीय स्कूल भी कहते हैं। इस परंपरा के प्रवक्ता भगवान शंकर को माना गया, प्रथम प्रवक्ता भगवान शंकर को माना जाता है। इस परंपरा में माहेश्वर सूत्रों के द्वारा आचार्य पाणिनि ने और व्याकरण के ज्ञान को दिया, अतः इसे माहेश्वरी परंपरा कहते हैं। नेक्स्ट बात, इस परंपरा में व्याकरण ज्ञान नियम और सूत्रों के माध्यम से दिया गया, इसलिए इसको नियम परंपरा या सूत्र परंपरा कहते हैं। तीसरी बात, इस परंपरा के अंतर्गत 14 माहेश्वर सूत्र और 3978 सूत्रों के आधार पर आचार्य पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में समास बोले तो द्विगु समास। अब इसके बाद पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों मुनियों को, इस परंपरा के अंतर्गत तीनों हुए थे, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों मुनियों को कहते हैं क्या? त्रिमुनि। नेक्स्ट बात, इस परंपरा के अंतर्गत पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी और कात्यायन के लिखा गया वार्तिक और पतंजलि के लिखा गया महाभाष्य, इन तीनों को, अर्थात तीनों कौन कौन से? अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य को कहते हैं क्या? तदुक्ति। क्या कहते हैं? तदुक्ति। दोस्तों मित्रों, आज हमने इस व्याकरण की क्लास में ये बेस पढ़ा। हम नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास 10-15 मिनट की और होगी लगभग, अगले उसमें क्लास में वो आपकी इन तीनों आचार्यों के ग्रंथ और तीनों आचार्यों के जन्म स्थान, माता पिता आदि के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम चलेंगे सीधा ही माहेश्वर सूत्रों के आधार पर और फिर संधि प्रकरण को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले संधि प्रकरण को करते हुए, और जैसी हमारी संधि कंप्लीट होंगी, क्योंकि 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th इन सब में संधियों की सख्त आवश्यकता होती है। पाठ पढ़ने से पहले या हम बुकों का अध्ययन करने से पहले हमें संधियों की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें संस्कृत के लंबे लंबे जो शब्द होते हैं ना, उन शब्दों को तोड़ तोड़ कर बोलना पड़ता है और फिर तोड़ तोड़ करके उनका अर्थ निकालना पड़ता है। इसलिए ये क्लास, हम आगे क्लास को जो लेंगे वो 10-15 मिनट की क्लास होगी, उस क्लास को और अध्ययन कर लेना। इसके बाद फिर हम सीधी अपनी व्याकरण पर आते हैं नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, जय श्री राम, जय श्री राधे।